जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय में व्याप्त कमियों को लेकर धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। न्यूनतम वेतन वृद्धि सहित अन्य मांगों को लेकर धरना दिया जा रहा है और ये धरना लगातार जारी है। कर्मचारियों और प्रशासन के बीच वार्ता असफल रही है और अभी भी इसी को लेकर लगातार धरना दिया जा रहा है क्योंकि बातचीत सफल नहीं हो पाई है। कर्मचारियों की हड़ताल के कारण सभी प्राथमिक स्तर के कार्य लंबित हैं। पिछले 15 दिनों से कृषि सचिवालय के बाहर धरना चल रहा है। भारतीय ट्रेड यूनियन जयपुर ने दिया कर्मचारियों के धरने को समर्थन। देखिए, कर्मचारी पिछले 15 दिनों से कृषि सचिवालय के बाहर धरना दे रहे हैं और अब इसे भारतीय ट्रेड यूनियन जयपुर ने भी अपना समर्थन दिया है। जयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार कर्मचारी जो हैं धरना दे रहे हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय में व्याप्त कमियों को लेकर ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। न्यूनतम वेतन वृद्धि सहित कई अन्य मांगे हैं जिसको लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी कुणाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुणाल, देखिए, राजस्थान विश्वविद्यालय के बाहर जो है धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। क्या कुछ मांगे हैं, पहले तो वो भी एक बार आपसे फिर से जान लेते हैं किन मांगों को लेकर ये धरना, और क्योंकि बातचीत भी हुई लेकिन बातचीत सफल नहीं रही है और इसी के कारण जो है धरना अभी भी लगातार जारी है। देखिए, अगर हम बात करें, मुख्य मांग जो थी जो वेतन वृद्धि है, क्योंकि ये जो लोग हैं कर्मचारी, उनकी 6,000 से 7,000 से 9,000 तक इनको जो है सैलरी मिलती है। ऐसी स्थिति में इनका कहना है कि इस सैलरी में लगातार ये कर्मचारी पिछले 5 साल से और 20 साल तक के जो टाइम पीरियड है उसमें ये लोग लगातार काम कर रहे हैं। उसके बावजूद भी जो इनकी सैलरी है उसमें जो है वृद्धि नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति में इनके द्वारा पिछले 15 दिनों से जो है मांग को लेकर, वेतन वृद्धि की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और कल इस बारे में वार्ता भी हुई, लेकिन वार्ता जो है सफल होती हुई नजर नहीं है। ऐसी स्थिति में लगातार जो है इनका प्रदर्शन जारी है। ऐसी स्थिति में आने वाले समय में जो हम बात करें कि 29 तारीख को सिंडिकेट की बैठक है और सिंडिकेट की बैठक में उनके लिए जो मुद्दा है वेतन वृद्धि का, उसको भी जो है उठाने की यहाँ पर मांग की जाएगी। तो ऐसी स्थिति में बड़े विरोध की यहाँ पर संभावना जताई जा रही है। दूसरी तरफ क्योंकि छात्र संघ चुनाव है और छात्र संघ चुनाव को लेकर सरकार ने पूरी तरह से मना कर दिया है। ऐसे में छात्र भी जो है विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो 29 तारीख को जो सिंडिकेट की बैठक होने वाली है उसमें जो है बड़े प्रदर्शन की जो है संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। और अभी इनका जो प्रदर्शन है वो लगातार राजस्थान विश्वविद्यालय में वीसी सचिवालय के बाहर जारी है। बिल्कुल, देखिए, बड़े प्रदर्शन की जैसा कि आपने जिक्र किया, इसे इस चीज़ से भी समझ सकते हैं क्योंकि अब भारतीय ट्रेड यूनियन जयपुर ने भी जो है कर्मचारियों के धरने को अपना समर्थन दे दिया है और जैसा कि छात्र संघ चुनावों को लेकर भी आपने जिक्र किया, तो बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर संभव होता हुआ नजर आ रहा है। कुणाल, देखिए, क्योंकि सिंडिकेट की बैठक होती है उसमें जो विश्वविद्यालय से संबंधित निर्णय है उनको जो है लिया जाता है, कई जो एजेंडे हैं उनको पास किया जाता है। ऐसे में लंबे समय से जो कर्मचारी हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार ने शासन चुनाव बहाल नहीं करने को लेकर जो है स्थिति साफ कर दी है, क्योंकि इसमें कुलपतियों से राय ली गई थी और राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति के द्वारा छात्र संघ चुनाव नहीं करवाने को लेकर जो है राय दी गई थी। ऐसे में उनका जो है विरोध इसको लेकर हो सकता है। पूर्व में जो भ्रष्टाचार के मामले राजस्थान यूनिवर्सिटी में चल रहे हैं उनको लेकर जो छात्र संगठन है वो भी यहाँ पर आक्रोशित नजर आ रहे हैं और छात्र संघ चुनाव हो गया और दूसरी तरफ कर्मचारियों का धरना, तो कह सकते हैं कि संयुक्त रूप से जब सिंडिकेट की मीटिंग का आयोजन होगा तो संयुक्त रूप से यहाँ पर बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिल सकता है और बड़ा विरोध जो है यूनिवर्सिटी में जो प्रशासन है उसको झेलने को मिल सकता है। जी, शुक्रिया कुणाल आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। देखिए, राजस्थान विश्वविद्यालय में जो कमियां नजर आ रही हैं, व्याप्त कमियों को लेकर कर्मचारी जो हैं लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। धरना प्रदर्शन इनकी तरफ से किया जा रहा है और जो कर्मचारियों और प्रशासन के बीच वार्ता भी रही वो भी असफल रही और अब ऐसे में जो है कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन अभी भी लगातार जारी है। पिछले 15 दिनों से कृषि सचिवालय के बाहर जो है धरना दिया जा रहा है और अब भारतीय ट्रेड यूनियन की तरफ से भी इन्हें समर्थन मिला है। कर्मचारियों के धरने को लेकर समर्थन दिया गया है। तो अब
और ज़्यादा जो है बड़े प्रदर्शन की आशंका यहाँ पर नजर आ रही है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, आरएएस भर्ती 2023 में दिव्यांग सर्टिफिकेट का बड़ा खेल। साक्षात्कार में आयोग कर रहा संदिग्ध दिव्यांग प्रमाण पत्रों की जांच। साक्षात्कार के दौरान संदिग्ध दिव्यांग प्रमाण पत्रों को लेकर आरपीएससी का सख्त रुख दिखाई दिया है। फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्रों के बढ़ते मामलों को लेकर आयोग ने फैसला किया है। पहली बार इस भर्ती प्रक्रिया में दिव्यांग अभ्यर्थियों की भी मेडिकल जांच का प्रावधान किया गया है। अनेक अभ्यर्थियों ने मेडिकल जांच से ही दूरी बना ली है। तो पहली बार इस भर्ती प्रक्रिया में दिव्यांग अभ्यर्थियों की मेडिकल जांच का प्रावधान किया गया है। और चलिए ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी कुणाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुणाल, देखिए जिस तरीके से ये आरपीएससी का एक बड़ा फैसला कि अब दिव्यांग अभ्यर्थी जो हैं उनको अगर वो इस तरीके की बात करते हैं तो उनका भी मेडिकल पूरी जांच होगी। और अब इसको लेकर कहा यह भी जा रहा है कि अनेक अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी जांच से दूरी भी बना ली है। देखिए, आपको बता दें कि आरएस भर्ती 2023 में इंटरव्यू से पहले जो दिव्यांग सर्टिफिकेट जिनके द्वारा लगाए गए हैं उनकी जो है जांच यहाँ पर आरपीएससी के द्वारा की जा रही है। इसको लेकर मेडिकल बोर्ड का गठन यहाँ पर आरपीएससी द्वारा किया गया है। ऐसी स्थिति में चौंकाने वाला तथ्य ये सामने आया है कि कई अभ्यर्थी जिन्होंने दिव्यांग सर्टिफिकेट लगाया था उनके द्वारा दिव्यांगता सर्टिफिकेट की जांच करने के लिए जब उन्हें फिजिकल के लिए बुलाया गया तो वो जांच से दूरी बना रहे हैं। ऐसी स्थिति में दूसरा तथ्य ये भी सामने आया है, कई अभ्यर्थी जो दिव्यांग सर्टिफिकेट के बलबूते पर इस भर्ती में चयनित हुए थे, जो इंटरव्यू तक पहुंचे थे, अब वो आरपीएससी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं कि उनका जो है दिव्यांग सर्टिफिकेट जो है दिव्यांग श्रेणी से उन्हें जो है सामान्य श्रेणी में किया जाए या अन्य श्रेणियों में उनको किया जाए। लेकिन ये वो कर्मचारी हैं जो पूर्व में सरकारी सेवा में, यानी इन्होंने पूर्व में दिव्यांग सर्टिफिकेट के माध्यम से सरकारी नौकरी प्राप्त की और अब आरएएस की ये प्रिपरेशन कर रहे थे और दिव्यांग सर्टिफिकेट के बलबूते पर ये इंटरव्यू तक पहुंचे थे। ऐसी स्थिति में आरपीएससी के द्वारा जो है इनके जो संबंधित विभाग है उनको भी पत्र लिखा गया है और इनके दिव्यांग सर्टिफिकेट की पुनः जांच करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। तो क्योंकि जिस तरह से दिव्यांग सर्टिफिकेट को लेकर बड़े बड़े मामले यहाँ पर सामने आ रहे हैं और सरकार के द्वारा जिस तरह से अभ्यर्थी को, जैसे कल संस्कृत विभाग में 4 शिक्षकों को जो है दिव्यांग सर्टिफिकेट को लेकर जो है उनको बाहर कर दिया गया था। मंत्री मदन दिलावर ने इसको लेकर सख्त निर्देश दिए थे और इनको पूर्ण रूप से बर्खास्त जो है सेवा से कर दिया गया। ऐसी स्थिति में आयोग की जो भर्ती है, आरएएस से बड़ी जो भर्ती है गेजेटेड ऑफिसर की, ऐसे में दिव्यांग सर्टिफिकेट लगाकर, क्योंकि बोर्ड ने जिस तरह से मामले आ रहे हैं उनकी जो जांच की, तो ये चौंकाने वाले तथ्य जो है सामने यहाँ पर आ रहे हैं। जी शुक्रिया कुणाल इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। जालौर से खबर आपको बता रहे हैं, सायला के पास सुकरी नदी में 6 युवकों के डूबने की घटना सामने आई है। कड़ी मशक्कत के बाद 3 युवकों के शव बाहर निकाले गए हैं। 3 अन्य युवक फिलहाल लापता बताए जा रहे हैं। वहीं मौके पर प्रशासन की टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। घटना की जानकारी मिलते ही विधायक जोगेश्वर गर्ग मौके पर पहुंचे हैं। कलेक्टर प्रदीप गवांडे और एसपी भी घटनास्थल पर मौजूद हैं। सुकड़ी नदी में 6 युवकों के डूबने की घटना सामने है, जिसमें से 3 युवकों के शव तो बरामद कर लिए गए हैं, लेकिन अन्य 3 युवकों के जो है अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर जो है टीमें वहां पर तैनात हैं। पुलिस प्रशासन के अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं। कलेक्टर प्रदीप गवांडे और एसपी घटनास्थल पर मौजूद हैं। मैं आप सब लोगों के माध्यम से आम जनता को, खासकर युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि पानी के साथ में खिलवाड़ मत करिए, कोई रिस्क मत लीजिए, ज़्यादा जोश जवानी दिखाने की ज़रूरत नहीं और बच के रहने का प्रयास करिए। ये जो हादसा हुआ है वो भी इसी कारण से हुआ है कि उन्होंने दुस्साहस दिखाया। नदी के उस पार से एक बार नदी पार करके इधर आ गए और फिर वापस उधर जाने का प्रयास करते हुए समय हादसा हुआ। तो इतना दुस्साहस नहीं किया होता तो यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं होती। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात जैसलमेर की करेंगे, जहां जैसलमेर सहित देश भर में आज प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। गणेश चतुर्थी के पर्व पर
गणपति बप्पा के दर्शन पाने के लिए भक्त लंबी कतारों में खड़े हुए हैं। जैसलमेर के चुंघे गणेश मंदिर का इतिहास 1400 से 1500 साल पुराना है। कहते हैं यहाँ स्वतः ही प्रकट हुई गणपति बप्पा की प्रतिमा के चरणों में सूर्य की पहली किरण उनका वंदन करती है और इंद्रदेव स्वयं यहाँ नदी में विराजित प्रतिमा का अभिषेक करते हैं। चुंघी गणेश सुबह मंगला आरती के बाद विशेष श्रृंगार आरती हुई और आज के वैज्ञानिक युग में इस प्रकार की बातें बेमानी सी लगती हैं, लेकिन आस्था और श्रद्धा के आगे विज्ञान भी घुटने टेकता है, जहां पर विज्ञान के शोध समाप्त होते हैं। भीड़ हर बार की तरह करीब 25-30 हजार के करीब पैदल यात्री आ रहे हैं। सुबह 5 बजे से शुरू हुए हैं पैदल आने और अभी तक आ रहे हैं। पीछे बहुत बड़ी बड़ी लाइनें लगी है, जिसमें महिलाएं कुछ ज़्यादा ही आ रहे हैं और बहुत ही अच्छा एक श्रद्धा का सैलाब उमड़ रहा है। जय गणेश। ये स्थान है चूंदी मंदिर जैसलमेर से 13-14 किलोमीटर दूर है। सुबह की आरती निपटी है और आप भीड़ देखिए यहाँ की। मैं पिछले 15-20 साल से यहाँ के पूज सेवा देता हूँ और सुबह की आरती निपटने में लगभग हुआ है कम से कम 15 से 20 हजार लोग यहाँ आके पैदल यात्री आके दर्शन करते हैं और कहते हैं कि यहाँ जिसका किसी का भी घर नहीं बना हो और इस मंदिर में आके यहाँ पास में अगर कोई घर बनाता। रुदावल कस्बे में गणेश चतुर्थी पर निकली भव्य शोभा यात्रा। गणेश मंडल रुदावल के नेतृत्व में शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा का जगह जगह पर भव्य स्वागत भी किया गया। गणपति बप्पा मोरया के जयकारों से पूरा कस्बा गुंजायमान रहा। शोभा यात्रा में सैकड़ों लोग मौजूद भी रहे। ये हर साल मनाई जाती है गणेश जी महाराज की और ये 5वीं साल। कहाँ से कहाँ तक जाएगी? ये सब गर्ल्स स्कूल से और इधर पेट्रोल पंप से होते हुए रिटर्न वापस बिहारी बाल विद्या मंदिर के पीछे। हमारे यहाँ गणेश चतुर्थी का आयोजन किया जाता है, हर वर्ष किया जाता है। ये 5वीं रैली निकल रही है हमारे यहाँ पे। ये बिहारी बाल विद्या मंदिर से लेके और बस स्टैंड तक निकलेगी और फिर रिटर्न वहीं लेके जाना है। अभी हम ये हर साल मनाई जाती। चलिए इसी बीच रुक करते हैं अगली खबर का। जोधपुर से खबर आपको बता रहे हैं, धूमधाम से मनाया जा रहा है गणेश चतुर्थी का पर्व। प्राचीन व्रतनाड़ा स्थित पुराने गणेश मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी। मंगला आरती के दौरान श्रद्धालुओं ने बप्पा के दर्शन भी किए। वहीं भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं। शहर के अन्य गणेश मंदिरों में धार्मिक आयोजनों का दौर भी लगातार जारी है। और चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अब झुंझुनू की, जहां पहले ओलावृष्टि ने उम्मीदें तोड़ी और अब बारिश ने सारी मेहनत पर पानी फेर दिया है। ये दर्द है पिलानी क्षेत्र के किसानों का, जो कि लगातार मौसम की मार झेलने को मजबूर हैं। इस बार अच्छी फसल के बाद लगातार 4 दिन हुई भारी बारिश ने किसानों को पूरी तरह से हताश कर दिया है। खेतों में खड़ी कपास, मूंग, चावल, बाजरा और ग्वार जैसी प्रमुख फसलें बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। किसानों का कहना है कि रबी सीजन में ओलावृष्टि से उनकी मेहनत को नष्ट कर दिया था। किसानों ने सरकार से मांग की है कि फसल की गिरदावरी करवाकर फसल नुकसान का उचित मुआवजा दिया जाए। 80 से 85% अनुमानित खराब हो चुकी है और इस फसल के अंदर रबी सीजन से भी खरीफ सीजन के ऊपर खर्च ज़्यादा बढ़ रहा है। 3 बार किसान ने बुआई कर चुकी है। जैसे बुआई की, बरसात आ गई, फिर दोबारा बुआई की, फिर बरसात आ गई। तीसरी बार की फसल है वो लगी थी। अब अत्यधिक बरसात के कारण से वो फसल है वो नष्ट हो चुकी है। इस सीजन के अंदर किसान बेहिसाब से कर्जमान हो चुका। पिछली वर्ष सरसों गेहूं की फसल ओलावृष्टि के कारण संपूर्ण बर्बाद हो गई थी। इसी प्रकार अब कपास, चौड़ा, बाजरा, ग्वार की फसल अत्यधिक बारिश की वजह से बर्बाद हो चुकी है, अंकुरित हो चुकी है। किसान को कुछ भी नहीं बचा है। अतः सरकार से निवेदन है कि इसकी शीघ्र प्रभाव से गिरदावरी करवाई जाए और किसानों की तरफ देखा जाए। सुजानगढ़ स्थित भारतीय खाद्य निगम के गोदाम में भीषण बारिश के कारण सरकारी गेहूं और चावल की भारी मात्रा में
बर्बादी हुई है। जानकारी के अनुसार बीते 3 दिन पहले हुई मूसलाधार बारिश से गोदाम परिसर में 3 से 4 फीट तक पानी भर गया, जिससे अंदर रखा हुआ करोड़ों रुपए का अनाज जलमग्न होकर खराब हो गया। स्थानीय अधिकारियों के पास फिलहाल खराब हुए गेहूं और चावल की सटीक कीमत का कोई भी आकलन नहीं है। जयपुर से पहुंचे एफसीआई महाप्रबंधक सौरभ चौरसिया ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और इसे गंभीर और चिंताजनक बताया। उन्होंने गोदाम की व्यवस्थाओं को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की और तत्काल कदम उठाने की बात भी कही। एफसीआई गोदाम से अतिवृष्टि से काफ़ी पानी भरा है। एक दीवार थी उस एफसीआई की, वो पानी के दबाव के कारण से टूट गई है। अभी हम उस दीवार के पैरेलल मिट्टी डाल के एक नई दीवार बना रहे हैं ताकि एफसीआई का पानी निकाला जा सके। कल से कार्य चालू है और आज दोपहर तक पूरा हो जाए, उसके बाद में पानी निकालना शुरू करेंगे। सुजानगढ़ के एफसीआई गोदाम से अतिवृष्टि से काफ़ी पानी भरा है। इस वक्त मैं सुजानगढ़ के एफसीआई गोदाम के सामने हूँ। मैं आपको बता दूं, रविवार को मूसलाधार बरसात के बाद में यहाँ पे जो एफसीआई गोदाम का 5 बीघा क्षेत्र में जो गोदाम बने हुए हैं, इस क्षेत्र में भारी लगभग 6 फुट के करीब पानी इकट्ठा हो चुका है और लगातार यहाँ पर बताया जाता है कि अधिकारी भी पहुंचे हैं जयपुर, दिल्ली और बीकानेर से। और ये भी जानकारी देना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे करोड़ों का नुकसान भी है। हालांकि अंदाज नहीं लगा जा सकता कितने करोड़ का है, लेकिन यहाँ पे हजारों टन गेहूं है, लगभग 1500 बोरियां चावल की है, ये बताया जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, पिछले 3 दिनों से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं यहां पर इस जल जो भराव है उसकी निकासी के लिए, जिसके लिए नगर परिषद और उपखंड कार्यालय के अधिकारियों के बीच वार्ता हुई। स्थानीय एफसीआई गोदाम के अधिकारियों के बीच वार्ता हुई और जल निकासी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे 6 से अधिक ट्रैक्टर और जेसीबी के माध्यम से भराई का कार्य शुरू है। सच पे धड़क के लिए शैलेंद्र लाटा की रिपोर्ट।